नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 5 जिसका आज पार्ट 1 लेके आया हूं और इससे पहले अध्याय 4 मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएँ तथा उनके प्रतिलोम, योगात्मक तथा गुणात्मक हम सीखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9058426007 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर का, आप उसमें जाके ज्वाइन हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी है, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप पे मैंने शेयर कर दी है और आप मेरे फेसबुक ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी अपडेट मैं फेसबुक ग्रुप पे डालता रहता हूँ, आप फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक में जो सबसे निम्न स्तर की होती है वह एक है। कौन सी है? एक मतलब धनात्मक है। पूर्णांक का अगला पद उसकी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो मुझे धनात्मक निकालना है मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है तो 3 का पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4, क्योंकि 3 का धनात्मक वही पूर्णांक 4 ही तो होगा। अगर मैं कहूँ 6 का धनात्मक पूर्णांक क्या होगा तो उसका अगला पद ही तो होगा, तो 6 का क्या होगा? 7 होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनाइट तक जाते हैं। ऐसे धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक मतलब इसके पीछे देखो प्लस लिखा नहीं होता, ये हमेशा प्लस के माने जाते हैं। तो देखिए ये सब प्लस के हैं, ये भी प्लस का, ये भी, तो 1 2 3 ये भी इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इनके पीछे माइनस लगा होता है लेकिन पॉजिटिव के पीछे कभी भी प्लस नहीं लगा होता, वो छुपा हुआ होता है। वो तो आप सभी को पता है। जैसे कि मैं कहूँ 2, ये काय का है? पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव? तो आप तुरंत बता देंगे पॉजिटिव है, इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्णांक शून्य क्या होता है? शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक। ये ना तो नेगेटिव इंटीजर्स होता है ना पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, 0 ना तो धनात्मक माना जाता है और ना तो ऋणात्मक माना जाता है। चलिए अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं। ठीक है। चलिए परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें तथा P और Q पूर्णांक हों तथा Q = नॉट 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। सभी भिन्नात्मक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 2/5 ये हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या। 2/3 ये भी परिमेय संख्या होगी। -1/8 ये भी परिमेय संख्या होगी। कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया। लिखा है Q = नॉट 0 मतलब 0 नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे 8 ऊपर हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 अगर ऊपर लिख दूं और 8 नीचे लिख दूं तो ये P/Q के रूप में हो सकता है। मैंने बताया था ना 0 का टेबल नहीं होता, तो ये अपरिभाषित माना जाता है। 0 नीचे नहीं होना चाहिए, 0 ऊपर हो सकता है। देखिए 8 से 0 में से डिवाइड करना पॉसिबल है क्योंकि 8 का टेबल तो होता है, लेकिन अगर मैं 0 से 8 में भाग करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 का टेबल किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। चलिए मैंने कुछ नोट डाल के लिखा है, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सभी पूर्णांकों मतलब इंटीजर्स को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां हर Q बराबर 1 अतः प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। जैसे कि अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल समझा देता हूं। चलिए अब एग्जांपल समझते हैं कि करके देखो। जैसे 1, अब 1 परिमेय संख्या है या नहीं? तो मुझे पता है कि 1 ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो ये हमारा हो गया P, ये हो गया हमारा Q, तो 1 भी परिमेय संख्या हो गया। चलिए अब देखिए 2 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो ये भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते, तो ये भी आपका P/Q के रूप में हो गया। ऐसे देखिए -2 के नीचे भी तो 1 माना जाएगा, तो ये भी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या होंगी? परिमेय संख्या मानी जाती हैं। चलिए इसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। वे संख्याएं जिनको दशमलव में परिवर्तित करने पर उनके दशमलव भाग के अंक या अंक समूह की आवर्ती परिमेय संख्याएं कहलाती है। कह रहा है ना अंक समूह की आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है जो संख्याएं बार बार आती हैं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे कि मैंने लिखा है 11/3। देखिए इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो देखिए 3 तियाँ 9 आ जाएगा, 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 तियाँ 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3
तियां 9। तो देखिए 3 तियां 9। तो जब इसको भाग करेंगे, देखो इसको मैं इधर करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो 3 तियां 9, फिर 2 बचेगा, फिर आप पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छिंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छिंग 18, फिर वही 2 बचेगा, तो डैश 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 ऐसे 6 आता रहेगा। इसका मतलब 3.6666 ये इन्फिनाइट तक आता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये देखो ठीक है ना, अंक समूह की आवर्ती बार बार होगी ना तो वो परिमेय संख्या होती है, और इस बार बार को हटाने के लिए 3.6 हम बार का यूज़ कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 के ऊपर बार। तो जो संख्या रिपीट होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो 11/3 भी परिमेय संख्या है, और 3.666 भी परिमेय संख्या है, और 3.6 के ऊपर बार लगाओ तो ये भी परिमेय संख्या मानी जाएगी। ऐसे देखो अगला भी है 16/3। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो देखो 3 पंजे 15, फिर आपका 1 बचेगा, फिर वही 3 तियां 9, फिर 3 तियां 9 डैश डैश वो आता ही रहेगा, मतलब 3 डैश डैश आता रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5.3 के ऊपर बार। इस आवर्ती को हटाने के लिए ही हम बार का यूज़ करते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ऐसे देखो 5/7, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 0 लगाऊंगा और 7 से भाग करूंगा, 7 सत्ते 49, फिर ये 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5, मतलब ये चीज़ रिपीट चलती रहेगी। देखिए यहाँ पे 7 1 4 2 8 5, मतलब यहाँ तक की संख्या ये हुई। उसके बाद फिर रिपीट होने लगी, देखो 7 1 4 2 8 5, फिर आगे करोगे तो फिर आपका वही 7 1 4 2 8 5 आता ही रहेगा। इसका मतलब ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस रिपीट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.71428 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो ये बार को इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये आवर्ती बार बार जो होती है ना संख्या की, उसको रोक सके। बार का मतलब ही यही होता है मैथ में। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। तो याद रखना उनके दशमलव भाग के अंक या अंक समूह की आवर्ती जहाँ होती है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल आदि पूर्ण संख्या हो तो वह संख्या भी परिमेय संख्या होगी। जैसे कि मैं रूट में लिख दूं, यहाँ पे 16 लिख दे रहा हूँ। चलो तो देखिए 16 को मैं बाहर ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 4 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये 16 रूट में अगर लिखा तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ रूट में 0.25। अब देखिए रूट में 0.25 है, तो मुझे पता है 25 जो होता है वो किसका, 5 का होता है। तो ये भी मुझे पता है बाहर आके आ जाएगा 0.5, ये भी क्या होगा, आपका वर्गमूल होगा। जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे करनी में 8 और इसकी पावर 3 लगा दूँ, तो मुझे पता है 8 जो होता है 2 का क्या होता है, घनमूल होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या होगा, 2 का घनमूल। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। चाहे देखो वर्गमूल में कोई क्वेश्चन दिया हो और चाहे घनमूल में, अगर वो बाहर आ रहा है तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर रूट में मैं 6 लिख दूं या रूट में मैं 7 लिख दूं तो ये अपरिमेय संख्या मानी जाती है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, 22/7 भी परिमेय संख्या मानी जाती है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बनता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई की जो वैल्यू एक्चुअल होती है वो होती है 3.14159। ये कभी रिपीट नहीं होती है। तो पाई याद रखना अपरिमेय संख्या होती है। बाकी पाई की जो वैल्यू होती है ना 22/7, ये परिमेय संख्या होती है। चलिए अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की विशेषता क्या होती है। इस टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट है कि परिमेय संख्याओं की विशेषता, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। चलिए, जैसा कि परिमेय संख्याओं में 2 मौलिक संक्रियाएं योग संक्रिया तथा गुणन संक्रिया होती है, व्यवकलन संक्रिया और भाजन संक्रिया। मतलब व्यवकलन का मतलब होता है घटाना और भाजन का मतलब होता है भाग, और योग का मतलब आपको पता ही होगा जोड़ना। योग और गुणन संक्रियाओं की विपरीत संक्रियाएं होती हैं। अब मैं एक एक करके आपको इसमें समझा देता हूं, वीडियो लास्ट तक देखना, तभी ये टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा और इसके बाद इसका मैं टेस्ट लगवा दूंगा और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अब हम सीखेंगे इसमें रूल्स। तो देखिए संबरक का नियम मैंने पहले ही बताया था, वो हमने सीखा था पूर्णांक में, लेकिन अब हम सीख रहे हैं ये परिमेय संख्याओं में। इसमें और उसमें फ़र्क होता है मेरे दोस्तों। उसमें संबरक का नियम होता था, इसमें भी है, लेकिन वहाँ पे हम योग में यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम गुणन में यूज़ करेंगे। मतलब ये हम सीख रहे हैं परिमेय संख्याओं की विशेषता। चलिए, दो परिमेय संख्याओं का योग अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। जैसे कि ए और बी परिमेय संख्याएं, हमने संबरक का नियम सीखा था ए प्लस बी, मतलब इसको मैं b प्लस ए, तो ये मेरा तो क्रम विनिमय नियम बन जाता है। तो अभी तो हम यहाँ पे ये नहीं सीख रहे हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं संबरक का नियम। तो संबरक का नियम a प्लस बी होता है, तो ये तो हो गया संबरक का नियम। अब गुणनफल में क्या होता है देखो, तो a इंटू बी। अब देखिए a इंटू बी, a की वैल्यू कोई ले लो, a की मान लो 5 ले लेते हैं, b की 4, तो देखो 5 चौक 20 आएगा। ऐसे देखो a की वैल्यू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 और प्लस b की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 9। तो ये तो होता है संबरक का नियम, लेकिन हम सीख रहे हैं योग और गुणनफल। तो योग का तो ये हो गया और गुणनफल का ये हो गया। चलिए अब दूसरा नियम जब समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल गुणनफल क्रम बदलने से भी प्रभावित नहीं होता है, किंतु व्यवकलन व भाजन की संक्रिया पर यह नियम लागू नहीं होता। मतलब घटाने और भाग की क्रिया पर ये रूल लागू नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि a प्लस बी, मान लो a की वैल्यू मैंने 5 ले ली और b की वैल्यू मैंने 4 ले ली। देखो जब हम इसको क्रम विनिमय में क्या करते थे, पलट देते हैं, तो b इधर लिख दो और a इधर लिख दो। तो b की वैल्यू मैंने 4 ली है तो 4 इधर लिख दो, और a की वैल्यू 5 है तो इधर लिख दो। 5 4 भी 9 होता है और 4 5 भी 9 होता है। ऐसे ही देखिए गुणनफल वाला सीख रहे हैं। देखो हमने सीखा गुणनफल वाला और योग वाला, तो योग वाला तो हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे गुणनफल। तो देखो a इंटू बी और b इंटू ए की वैल्यू मान लो मैंने 5 ले ली और b की वैल्यू मान लो मैंने 3 ले ली, तो 3 इंटू 5 मतलब पलट देंगे, तो 5 3 भी 15 होता है, 3 पंजे भी 15 होता है। तो ये हो गया आपका गुणनफल का नियम। लेकिन इसमें मैंने लिखा है ना, व्यवकलन मतलब घटाना और भाजन मतलब भाग में ये रूल काम नहीं करता। जैसे मान लो मैंने a माइनस बी ले लिया, ठीक, a की वैल्यू मान लो मैंने 5 ले ली और b की वैल्यू मान लो 2 ले ली। जैसे मैं इसको पलटूंगा तो b माइनस ए करूँगा तो क्या सही हो जाएगा। आप देखो 5 में से 2 गया तो 3 आ रहा है, और b की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या ली 2, ठीक है 2, और माइनस a की वैल्यू मैंने 5 लिए, तो देखो 2 में से जब 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ पे रूल काम नहीं करता है। ऐसे देखिए भाग में भी करके देख लीजिए, मान लो a डिवाइड बाय b, a की वैल्यू मान लो मैंने 6 ले ली और b की वैल्यू मान लो 3 ले ली, ठीक, और इधर मान लो b डिवाइड बाय a कर देता हूँ, ठीक है, b डिवाइड बाय a, तो b की वैल्यू मैंने 3 ली है, डिवाइड a की वैल्यू कितनी है 6। जब इसको भाग करूंगा तो 2 आ जाएगा, और जब इसको भाग करूंगा तो 1/2 आएगा। तो देखो यहाँ पे भी रूल काम नहीं कर रहा है। तो भाग में और घटाने में ये नियम काम नहीं करता। चलिए नियम नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है, सहचार नियम। परिमेय संख्याओं में योग और गुणनफल की संक्रियाएं सहचार नियम का पालन करती हैं। जैसे कि a b c परिमेय 3 संख्या है, तब कैसे करेंगे, तो देखो a प्लस बी प्लस सी, अब 3 संख्या है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे इसका जोड़ा बना लीजिए और चाहे इसका जोड़ा। देखो a प्लस बी प्लस सी, मतलब आप इसका जोड़ा बना लो और चाहे इसका जोड़ा बना लो, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा। ऐसे देखिए गुणन में क्या करते हैं, a गुणा b गुणा c। अब देखिए मान लो इसका जोड़ा बना लीजिए, यहाँ पे a गुणा b है और यहाँ पे आप बना लीजिए b गुणा c, तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, कि देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे तो भी वही आएगा। तो ये नियम आपका कौन सा होता है, सहचार नियम। अब मान लो a की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, b की वैल्यू मान ले लेता हूँ 3 और c की वैल्यू मान लेता हूँ 4, ठीक। अब देखो 5 और 3 होता है 8 प्लस 4, तो आपका हो गया 12, ठीक। ऐसे देखो a की वैल्यू मैंने क्या मानी थी 5, प्लस b की वैल्यू मैंने 3 ली थी तो 3 यहाँ रख लो, प्लस c की वैल्यू 4 तो यहाँ रख लो, ठीक। 5 प्लस ये हो गया आपका 7, देखिए 7 5 12। तो देखिए यहाँ पे नियम काम कर रहा है ना, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये कौन सा नियम कहलाता है, सहचार नियम। तो ये गुणा में भी काम करता है। चलिए नियम नंबर 4 देखते हैं क्या करा। वितरण नियम क्या होता है, परिमेय संख्याएं योग और व्यवकलन पर गुणा के वितरण नियम का पालन करती हैं। किस पे, ये गुणा पे भी करती हैं और व्यवकलन मतलब घटाने पे भी करती हैं, दोनों पे करती हैं। दोनों के मैं आपको एग्जांपल देख के समझा देता हूँ। a गुणा b प्लस c, अब देखिए यहाँ पे प्लस का है और इसको मैं ऐसे लिख दूँ a गुणा b माइनस c, तो ये दोनों पे काम करती है। देखो इसकी गुणा इससे कर दो तो ये हो जाएगा a गुणा b और इसकी गुणा इससे कर दो तो ये हो जाएगा a गुणा
सी। अब देखो ये माइनस में भी काम करता है, इसकी इससे गुणा कर दो तो ए गुणा बी, ठीक है, माइनस। अब इसकी इससे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ए गुणा सी। तो ये दोनों में काम करता है। किस में करता है, देखो व्यवकलन में भी करता है और गुणा में भी करता है। तो आप इसको जोड़ के ला के देख लीजिए और इसको, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। चलो मैं कोई संख्या रख लेता हूँ, जैसे ए की वैल्यू मैंने रख दी 4, गुणा बी की वैल्यू रख दी मैंने 2, प्लस सी की वैल्यू माने रख दी मैंने 3। तो देखिए क्या आंसर सेम आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। देखिए 4 गुणा 3 और 2 कितना हो गया, 5, ठीक, 5 चौक 20, इधर का तो 20 आ रहा। अब इधर देखते हैं, ए की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 4, ठीक है, गुणा बी की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी, 2। फिर देखिए ए की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 4, गुणा बी की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 2। तो यहाँ सॉरी सी की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी, 3। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो देखिए 12 और 8 जब जोड़ के लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ही तो आ जाएगा, क्योंकि बीच में काय का साइन था, ये प्लस का ही तो साइन था बीच में। या भाई कोई साइन नहीं था तो प्लस का ही तो था, तो इधर भी 20 आया और इधर भी। ऐसे देखिए माइनस में भी रख के देख लीजिए, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कोई भी संख्या रख लीजिए, देखो मैं करा देता हूँ आपको। जैसे मान लो 5 गुणा यहाँ पे 2 माइनस 1 रख लेता हूँ, ठीक। चलो अब इधर देखो, ए की वैल्यू मैंने क्या रखी, 5, गुणा यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख दिए, बी की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 2, ठीक है। अब देखिए माइनस ए की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 5, ठीक, फिर गुणा सी की वैल्यू मैंने रखी है 1। अब देखो 5 गुणा 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक। 5 दूनी 10 माइनस 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 10 में से 5 गए 5। तो देखो दोनों तरफ 5 आ गया। तो ये याद रखना, व्यवकलन में भी काम करता है, गुणा में कौन सा, वितरण नियम। चलिए नियम नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। तत्समक नियम क्या कहलाता है, परिमेय संख्याओं में भी शून्य योग का योगात्मक तत्समक और एक गुणा का गुणात्मक तत्समक कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, a प्लस 0, मतलब अगर किसी संख्या में मैं शून्य जोड़ता हूँ तो उसका योग हमेशा a मिलेगा। मतलब योगात्मक में 0 क्या होता है, तत्समक होता है। ये तो हो गया आपका प्लस का। अब गुणा में देख लिए, मान लो एक ही गुणा मैं जब 1 से करूँगा तो हमेशा क्या मिलेगा, मुझे ए मिलेगा। तो मतलब इसमें 1 हमेशा छुपा ही रहता है, और 0 भी हमेशा याद रखना, उसमें भी नंबर आपको मिलेगा और इसमें भी आपको हमेशा नंबर मिलेगा। तो योग का योगात्मक तत्समक और गुणा का गुणात्मक तत्समक कहलाते हैं। चलिए नियम नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहलाते हैं। तो देखो मैंने दोनों लिख दिए, दोनों एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये योगात्मक प्रतिलोम, किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कहा -2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -2 का आपका प्लस हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि 2/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2/7। बस इतना याद रखना, इसमें साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा तो वो चीज़ प्लस में हो जाएगी। काय में, प्लस में। इतना याद रखना, योगात्मक प्रतिलोम हमेशा पलट जाता है, माइनस में हो जाता है। अब चलिए लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम, किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उससे गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे a b। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम आपको करना है, तो देखिए पलट देते हैं। तो b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। देखिए b से b कट जाएगा और a से a कट जाएगा। इसका मतलब हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही तो लिखा था ना, गुणनफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। अब जैसे मान लो 3/5 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम। याद रखना, इसका मतलब होता है व्युत्क्रम। कभी भी क्वेश्चन पूछे गुणात्मक प्रतिलोम तो हमेशा याद रखना व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल कर दीजिए संख्या और आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 ऊपर और 3 नीचे, 5 से 5 घट गया, 3 से 3 घट गया, आपको 1 मिल जाएगा। तो मैंने आपके सारे नियम कंप्लीट करा दिए। वीडियो पूरी देखना, नहीं समझ में आया दोबारा देखना, इसके बाद मैं इसका एक टेस्ट लगवा दूंगा और ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।